बरसों बाद लौट आया मायका। दद्दा नहीं रहे। फ़ोन पर भैया के ये शब्द सुनते ही दिल अंदर तक दर्द से भर गया। पर तसल्ली थी रमा को कि जब तक माँ है तब तक मायका है। घर वापस जाते समय दोनों बहनें अम्मा से वादा करके गई कि हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। दोनों बहनें समय निकालकर अम्मा की चाह में मायके चली जाती। भाभी के व्यवहार में फ़र्क था, इसलिए 2 दिन से अधिक नहीं रुकती थी। पर अब उन्हें कुछ था जो बेहद अजीब लगा। ये बात उसके साथ छोटी बहन गुड्डी ने भी महसूस की थी। जब दोनों दद्दा को बीमारी के समय देखने आई थी, जब भी अम्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ होती, दोनों को अपनी पीठ पर एक जोड़ी आंखें अक्सर घूरती महसूस होती। जब तक दद्दा थे, अम्मा की चिट्ठी मार्च से ही आने लगती थी कि बिटिया आ जाओ, और रमा गुड्डी उत्साह से भर जाती। अम्मा के पास यूँ तो कोई ना बैठता, पर जब रमा या गुड्डी आ जाती तो भाभी या उनके बच्चे कोई ना कोई मौजूद रहता और दोनों की मन की बात मन में ही रह जाती। भाभी भी रूखे व्यवहार के साथ ऐसे जतलाती जैसे दोनों ननदें डकैती डालने को आ गई हैं, जबकि दोनों ही काफ़ी संपन्न थी। भैया भी बस हालचाल पूछकर इतिश्री कर लेते। खाना पूछना तो मजबूरी थी, इसलिए कड़वे बोल के कारण अगले दिन वापसी भी हो जाती दोनों बहनों की। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखा है अम्मा ने। बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन चलता है, पर सबको बनाना खिलाना इसमें भी तो खर्च होता है हमारा। अगर फ़ोन करती तो भी अम्मा बस ठीक हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ न बोल पाती। भाभी भैया के दुर्व्यवहार के चलते गुड्डी ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वह बहुत दूर से आती थी। पर रमा का शहर ज़्यादा दूर ना था। अक्सर अम्मा छुपाकर पल्लू में बंधा बेटियों का फ़ोन नंबर पकड़े वह किसी न किसी से गुजारिश करती और लोग बात करवा भी देते थे। बेटी चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए, पर माँ की ममता की चाह कभी कम नहीं होती। कई महीनों बाद फिर अम्मा ने रट लगाई। रमा आ गई, पर अब की बार सुखद आश्चर्य था कि माँ की पहरेदारी नहीं हो रही थी। रात भर अम्मा ने रमा से मन की बातें की। आदत के मुताबिक अगले दिन रमा ने अम्मा से गुड्डी की बात भी करवा दी। वापसी के समय अम्मा बच्चों की तरह बिलख के रोई और बोली, आ जाया करो जल्दी, पता नहीं अब की बार मैं मिलूं या नहीं। जाने क्या था उस दिन अम्मा की आवाज़ में कि रमा का मन सहम गया। लगभग 20 दिन बाद खबर मिली कि अम्मा नहीं रही। रमा बदहवास दौड़कर मायके आ गई। कहने को तो रमा भी नानी बन चुकी थी, पर माँ की मोह में उनकी मृतदेह से घंटों लिपट कर रोती रही। माँ अपनी अंतिम यात्रा पर बढ़ गई, पर रमा को माँ की विदाई अच्छी भी लगी, क्योंकि उन्हें रूखे और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिल गई। अम्मा की 13वीं संस्कार के बाद रमा ने मायके का रुख भी न किया। गुड्डी के लिए तो बरसों पहले ही छूट गया था। आज तकरीबन 3 बरस बाद भैया ने फ़ोन किया कि रमा, तुम तो हालचाल भी नहीं लेती, तुम्हारी भाभी भी बात करना चाह रही हैं। आज भाभी ज़रूरत से ज़्यादा चाशनी घोलते हुए कहा, बिट्टी जब अम्मा थी तो हर हफ्ते आ जाती थी, और अब 3 साल हो गए, 13वीं के बाद तो देहरी पर पाँव भी नहीं रखा। ना चाहते हुए भी रमा के जख्म हरे होकर रिस पड़े। वो बोली, बस लालच था तो सिर्फ अम्मा के पास 2 दिन गुजारने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी किसी भी औरत को नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी कभी बड़ी नहीं होती। भाभी रुधी आवाज़ में बोली, बस करो बिट्टी, अपनी गलती का एहसास है, बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ हमने। आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसते हैं तो अम्मा की तड़प समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा। अगर 2 दिन को भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर रमा मायके गई तो भाभी में बड़ा बदलाव पाया। चलते वक्त भाभी ने रमा को उसके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियां बताकर कुछ सामान हाथ में थमाया। रमा ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि भाभी, मुझे सिर्फ अम्मा और अपनों का मोह था, इन बेजुबान चीज़ों का नहीं। रमा ने आंसू पोंछ कर कहा कि भाभी दुखी मत हो, जो हो गया सो हो गया। बस पछतावा यही है कि काश ये बदलाव माँ के सामने होता तो वो परलोक तसल्ली के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद रमा ने पलट कर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखें बार बार पोंछ रही थी। आज बरसों बाद मन भर गया था। जब घर पहुंचने की खबर भैया को दी तो वो बस इतना ही बोल पाए कि बिट्टी आते रहना। हाँ भैया, ज़रूर आऊँगी। बरसों बाद मेरा मायका फिर लौटा दिया आपने। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।